हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक को शायद डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के। उसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ये जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम उसके ऊपर कुछ चेंज कर देते हैं लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर का, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। कोई एक रेट आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है। ये सब बातें किस तरह से अफेक्टेड रहेंगी एक रिएक्शन के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट मी राइट 2A गैस कन्वर्टेड इनटू B एंड दिस 2 इज गैस। इक्विलिब्रियम सेटअप है, रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप है, मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल बराबर है। और रिएक्शन बाय नेचर एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है इसमें। एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन चल रही है, ओपन में तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। अब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे कोई चेंज लगाना चाहता हूँ। कैसा चेंज? मे बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर दूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर दूँ, या टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर दूं, या प्रेशर को कम ज़्यादा कर दूं, या कोई भी और कोई एडिशनली गैस इसके अंदर ऐड कर दूं, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम किस तरह से अफेक्टेड होगा? मींस क्या के बढ़ेगा, के मींस के क्यू बन जाएगा और क्यू बढ़ेगा, या के क्यू बन जाएगा और क्यू घटेगा? मींस फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा कि बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होगा? ये सब बातें हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं। सी एक ली-चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है उस पर कोई चेंज इम्पोज करें तो रिएक्शन उस चेंज को अंडू करने की कोशिश करती है। मतलब अगर मैं कुछ बढ़ा दूं तो रिएक्शन उसको घटाने की कोशिश करती है, मैं कुछ घटा दूं तो रिएक्शन उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ए बी में बदल रहा था, बी ए में बदल रहा था। मैंने ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस चेंज को अंडू करना चाहती है, मतलब उस चेंज को ख़त्म करना चाहती है, मतलब जो मैंने बढ़ाया है उसको घटाना चाहती है। तो घटेगा किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में तो ए बन रहा है, फॉरवर्ड में ख़त्म हो रहा है। तो मतलब अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी, क्योंकि फॉरवर्ड में ए की कंसंट्रेशन घटती है। चलिए मान लो मैं इंक्रीज कर देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो जब मैं बी की कंसंट्रेशन को इस सिस्टम के अंदर डालूंगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे बी घटेगा। और बी किधर घटेगा? बी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में घटेगा, फॉरवर्ड में तो बी बन रहा है। अगर उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना है तो उस रिएक्शन को बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, मीन्स रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया? बैकवर्ड। अब इससे उल्टा करके देख लो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को यहां से निकाल लेता हूं, आउट कर देता हूं किसी भी तरह से, कोई भी तरीका हो सकता है आउट करने का। आप कहेंगे जी आप तो ढक्कन खोल दोगे, इक्विलिब्रियम तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, कोई और तरीके होते हैं, लाइक मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ, ए को रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर मैं ए को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता हूँ, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे ए बनता हो। और बनेगा किधर? बनेगा तो वो बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में तो वो कम हो रहा था। तो मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन एक बार फिर आपका क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। एंड सिमिलरली अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ बी को, बी यहाँ से हटा लेता हूँ तो रिएक्शन बी बनाना शुरू कर देगी, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर चाहें तो। लेट मी राइट, जो के है वो b डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 2 है यहाँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। अगर मैं a को बढ़ाता हूँ, एक ही एग्जांपल पे बता रहा हूँ, अगर मैं a को बढ़ाता हूँ तो a का स्क्वायर भी बढ़ जाएगा
मतलब के घट जाएगा। हालांकि के नहीं रहेगा, के क्यू बन जाएगा, बट वो घट जाएगा। और जब वो घट जाएगा तो वो बढ़ के दोबारा के बनना चाहेगा। वो कब हो सकता है? जब बी बढ़े और ए घटे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। यही बात यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। चाहे इस के एक्सप्रेशन पे जाके समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ए या बी को कम या ज़्यादा करते हैं तो के नहीं रहता, वो क्यू बन जाता है और वापस के बनना चाहता है। और जब वापस के बनना चाहता है तो आइदर के आपको क्यू बढ़ाना है और के बनाना है तो बी बढ़ाना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड में जाना चाहिए, और उल्टा करना है तो ए का कंसंट्रेशन आपका बढ़ना चाहिए, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाना चाहिए। ओके, तो ये तो हुआ कंसंट्रेशंस का इफ़ेक्ट कि कंसंट्रेशंस को अगर मैं चेंज करूँगा तो क्या होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखना चाहेंगे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कि अगर हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। लेट मी राइट हियर नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तब क्या होने वाला है। सी, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया मतलब हीट को बढ़ाया, हीट को बढ़ाया मतलब रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे हीट कंज्यूम हो रही है। फॉरवर्ड में तो हीट निकल रही है, बैकवर्ड में हीट कंज्यूम हो रही है, तो मीन्स रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। आप चाहो तो एक लाइन में रट भी सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाए जाने पे बैकवर्ड जाती हैं और एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाए जाने पे फॉरवर्ड में जाती हैं, एंड वाइस वर्सा। बट समझ लेंगे तो भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक था, मीन्स हीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही थी, बैकवर्ड में कंज्यूम हो रही थी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं मीन्स हीट इनपुट कर रहे हैं, हीट इनपुट कर रहे हैं तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे हीट कंज्यूम हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं डिक्रीज़ की बात करूँ, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो रिएक्शन का डायरेक्शन आपके पास फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को घटाएंगे मतलब हीट को घटाएंगे, और हीट को घटाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे हीट रिलीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये तो बाई चांस आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यही बात एंडोथर्मिक के लिए अप्लाई करें, लाइक मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए इस हीट को यहाँ की बजाय इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूँ, ये हीट दे रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, सी लाइक दिस, ये मैं हीट दे रहा हूँ इसको, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मतलब हीट बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। यहाँ इंक्रीज इन टेम्परेचर पे बैकवर्ड में थी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और डिक्रीज इन टेम्परेचर पे रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। वही लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी और भी कई बातें करनी है हमें इसके ऊपर, तो मैं एक बार इस इक्वेशन पे अगर पुट करूं तो मैं यहाँ b के साथ, लाइक ये जैसे रिएक्शन लिख रखा था मैंने 2a gives b प्लस हीट, तो मैं यहाँ पे एक टर्म b के साथ हीट भी रिप्रेजेंट कर लूँ अगर, हालांकि कुछ करते नहीं हम ऐसा, बट समझने के लिए सिर्फ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब हीट को बढ़ा रहा हूँ, हीट को बढ़ा रहा हूँ, तो जो नया क्यू बनेगा, क्योंकि के तो अब रहेगा नहीं, वो जो क्यू बनेगा वो क्यू बढ़ जाएगा और वो घटने की कोशिश करेगा। और घटे कैसे? जब बी घटे और ए बढ़े, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यहाँ, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे पास ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप है। अच्छा, एक और छोटी सी बात याद रखिए, यहीं पे समझा के चलूँ। मान लीजिए रिएक्शन का डेल्टा H 0 है, मीन्स ना तो हीट रिलीज़ हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होगा। ये लास्ट क्लास पे भी बता के आया था मैं, जब
वो वांट ऑफ इक्वेशन पे मैं टेम्परेचर का इफ़ेक्ट समझा रहा था, और आज फिर बता रहा हूँ, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब डेल्टा एच 0 है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता। दोनों रिएक्शन सेम स्पीड के साथ ही चलती रहती हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा या घटा दूं तो क्या होगा। तो एक कंटेनर देखते हैं हम यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है और यहाँ पे 2A B के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो अगर मैं इंक्रीज कर दूं प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज मतलब वॉल्यूम डिक्रीज, यानी कि इस पिस्टन को मैं यहां ले आऊं जिससे वॉल्यूम हाफ हो जाए। वॉल्यूम हाफ हो जाए मींस प्रेशर डबल हो जाए, मींस कंसंट्रेशंस डबल हो जाए। तो वो सिंपल सी बात भी याद रख सकते हो कि P जो है वो CRT होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहाँ प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन ऑफ द गैस बढ़ा रहा हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपने प्रेशर लिया हुआ था, लेट मी कॉल 1 एटमॉस्फेयर, और बाद में प्रेस करके उसको 2 एटमॉस्फेयर बना दिया, तो मीन्स आपने कंसंट्रेशंस डबल कर दी हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ मोल्स डबल नहीं किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो जो A और B के स्टार्टिंग पे पड़े होंगे वही पड़े हैं, बट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है। पहले अगर ये सारे नंबर ऑफ मोल्स 2 लीटर में पड़े थे तो प्रेस किए जाने पे 1 लीटर में हो गए हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर रहा हूँ, ये C मोलर कंसंट्रेशन है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स। कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स डबल नहीं होंगे, मैंने जो भी मोल्स लिए होंगे A B के वो वही रहेंगे, बट मोलर कंसंट्रेशन डबल हो सकती है अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर दूँ तो। अब कंसंट्रेशन डबल होगी C। ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन आपका अब यहाँ पे आके खड़ा हो गया, आपने प्रेशर को ट्वाइस कर दिया है, तो अब मोलर कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं वो डेफिनेटली डबल हो चुकी है। किसकी? दोनों की। A की भी डबल हो चुकी होगी मोलर कंसंट्रेशन, और B की भी डबल हो चुकी होगी। इसकी 2 से 4 हो चुकी होगी, मतलब अगर 2 मोल थे तो 2 से 4 मोल पर लीटर बन चुके होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप नंबर ऑफ मोल्स मत सोचना, मोलर कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ कि पर लीटर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर स्टार्टिंग पे ये 2 मोल पर लीटर थे तो अब 4 हो चुके हैं, मतलब 2 बढ़ चुके हैं। ये 1 था तो 1 से 2 हो चुका है, मतलब 1 बढ़ चुका है। तो ये 2 से 4 हुआ मतलब 2 बढ़ा, ये 1 से 2 हुआ मतलब 1 बढ़ा। तो ज़्यादा कौन बढ़ा? रिएक्टेंट बढ़ा। रिएक्टेंट घटने की कोशिश करेगा, मतलब जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। अच्छे से समझें, प्रेशर पे ही गलती करेंगे आप, बाकी तो बहुत आसान है कि जैसे ही मैं प्रेशर को ट्वाइस करता हूँ मतलब कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जाती हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब ट्वाइस हुई तो 2 से 4 बन गई, मैंने मान लिया 2 मोल थे स्टार्टिंग पे, और 2 मोल पर लीटर। और B 1 से 2 हुआ तो इसका 2 मोल्स इंक्रीज़ हुआ, इसका 1 मोल इंक्रीज़ हुआ पर लीटर, रिजल्टिंग इसका इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ। तो इसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे ये घटेगा, और घटेगा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में। ऑन इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, and on decrease in pressure। अब उल्टा होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स आप घटाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोलर कंसंट्रेशन आप घटाएंगे क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करेंगे। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो कहाँ ज़्यादा डिक्रीज होगी? ये 2 से 1 बन जाएगा, ये 1 से हाफ बन जाएगा, तो इसका डिक्रीज ज़्यादा होगा। इसका डिक्रीज ज़्यादा होगा तो ये बनने की कोशिश करेगा, मींस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। क्योंकि मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों को हो सकता है ना लगे, मुझे लगता है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर के इफ़ेक्ट पे गड़बड़ झला कर जाते हैं। तो इसलिए मैं 1 लाइन क्रैमिंग के लिए भी आपको बता सकता हूँ कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं
तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स घटते हों। ये 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो मतलब प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स घटते हों। सदा ये होगा, कोई एक्सो एंडो का चक्कर ही नहीं है। सिंपल याद रख लें कि प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, मतलब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। आप इस एक लाइन को याद रख के भी अपने जवाब को बिल्कुल परफेक्टली बता सकते हैं। क्या होता अगर ये रिएक्शन ऐसे होती, 2A gives 2B, तो प्रेशर का कोई असर इक्विलिब्रियम पे नहीं होना था, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशंस को सपोज करें बढ़ा रहे हैं तो इसकी 2 से 4 हुई, इसकी भी 2 से 4 होगी, तो दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर बढ़ रही है, या घटेगी तो बराबर घट रही है, तो दोनों के रेट्स इक्वली चेंज होंगे। मींस नेट रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अल्टर करता है। तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अल्टर करता है, तो जैसी स्पीड वो फॉरवर्ड रिएक्शन की बढ़ाएगा, ठीक वैसी स्पीड वो बैकवर्ड रिएक्शन की भी बढ़ाएगा। तो इन एंड ऑल नेट अगर मैं देखूं तो किसी तरह का कोई चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K पे ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। पीछे भी हम ये बात कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं, और अब फिर बता रहा हूँ मैं कि अगर आप कोई कैटलिस्ट डालेंगे तो रेट पे किसी तरह का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो जो स्पीड बढ़ाएगा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब, एंड दैट पॉइंट इज वेरी सिंपल पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कोई एक इनर्ट गैस है, मतलब जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं कर रही, वो इनर्ट है। तो मैं सेफर साइड हीलियम नियोन डाई नाइट्रोजन कोई भी ले लेता हूँ, या हीलियम नियोन ही ले लेता हूँ। चलो, डाई नाइट्रोजन पे भी रिस्क रहता है, रिएक्शंस करती है वो, बट हीलियम नियोन तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती। बट इन एंड ऑल तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जो रिएक्टेंट मैंने लिए हुए हैं उनके साथ जो भी गैस रिएक्शन नहीं करती है तो वो नोबल है उनके लिए। ओके, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस या नोबल गैस C। ये एक कंटेनर ले रखा है मैंने। चलिए एक एग्जांपल डाल के समझा देता हूँ रियल रिएक्शन पे, सारे पॉइंट्स भी कवर कर दूंगा और इस पॉइंट को भी समझ लेंगे। PCl5 है और वो Cl2 प्लस PCl3 में बदल रहा है। गैसियस स्टेट में तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं प्रेजेंटली रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर PCl5 डाल दूं तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, अगर मैंने PCl5 डाला तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे PCl5 की कंसंट्रेशन घटे, और PCl5 की कंसंट्रेशन घट रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन का जो डायरेक्शन बनेगा यहाँ पे वो फॉरवर्ड होगा। अब मैं PCl3 अगर यहाँ से निकाल लूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो जैसे ही मैं PCl3 को यहाँ से निकालूँगा, मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करूँगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ प्रोडक्ट बने, मतलब अगेन फॉरवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा। मुझे अगर पता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तभी मैं कमेंट कर पाऊँगा। मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी इनपुट है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मींस हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने पे हीट ख़त्म होने की कोशिश करेगा, अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ फाइनल जो अभी बताना चाहता हूँ। प्रेशर के लिए भी आप देख सकते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स घटते हों, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स घटते हों मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो। मैं अपने इस मेन पॉइंट पे आता हूँ जो यहाँ पे समझाना चाहता था, फिर किसी क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस हैं मेरे पास। एक तो मैं काम करना चाहता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे,
और एक मैं ये काम करना चाहता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे। बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए आप इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है ये पिस्टन जहाँ फिक्स कर दिया वहाँ फिक्स कर दिया, इसको ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाने देना, इसको यहीं रखना है, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब मैं इसके अंदर कोई एक इनर्ट गैस डाल रहा हूँ, कोई भी समझ लो, हीलियम समझ लीजिए कि मैं इसके अंदर डालता हूँ, तो उससे क्या होगा? देखो, उससे इसका टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसका के वैल्यू एक्सप्रेस करूं या केपी एक्सप्रेस करूं तो ये होगा प्रेशर ऑफ Cl2 प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ PCl5। ये के वैल्यू है केपी। अब मैं अगर इसके अंदर हीलियम डालता हूं तो पहले 3 गैस प्रेजेंट थी, वो 3 गैस टोटल प्रेशर अपना लगा रही थी। अभी एक चौथी गैस मैंने डाल दी है तो वो अपना प्रेशर यहाँ पे लगाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से नेट टोटल प्रेशर जो मैं इस पिस्टन पे या वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे ऑब्जर्व कर रहा था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन PCl5, Cl2 या PCl3 उनके प्रेशर पे तो किसी तरह का कोई असर नहीं है। डाल्टन्स लॉ ने हमें ये बात क्लियर कट समझाई हुई है कि किसी एक कंटेनर में जितनी भी गैसेज हैं सब अपना अपना प्रेशर लगाती रहती हैं और एक के प्रेशर को दूसरा अफेक्ट नहीं करता। टोटल प्रेशर उन सब का रिजल्टेंट सम होता है। तो टोटल प्रेशर हीलियम की वजह से बढ़ा, उससे इनके प्रेशर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब इनके प्रेशर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो केपी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, कोई असर नहीं है। बट अगर मैं सेकंड सिचुएशन देखूं एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अब की बार ये रुकावट नहीं है कि पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हाँ, आपको जो भी प्रेशर अंदर फिलहाल मैनेज्ड है वही रखना है। अब आपने क्योंकि हीलियम डाल दिया तो डेफिनेटली अंदर प्रेशर बढ़ गया, जबकि प्रेशर तो हमें बढ़ाना नहीं था, वो तो कांस्टेंट रखना था। मतलब प्रेशर को आप घटाना चाह रहे हो, जो बढ़ा है उसको आप डिक्रीज़ करना चाह रहे हो। वो कैसे डिक्रीज़ कर सकते हो? आप वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो हीलियम को एक एडिशनल सरफेस मिल जाता है अपना वो प्रेशर इनपुट करने के लिए, यानी कि टोटल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। सिंपल सी बात, चार्ल्स लॉ में भी हम ये बात पढ़ के आए हैं, सॉरी बॉयस लॉ में, कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो प्रेशर अंदर बढ़ गया था हीलियम की वजह से, वो पिस्टन ऊपर चला गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ गया, प्रेशर वही बना रहा। लेकिन इस वॉल्यूम के बढ़ने से, वॉल्यूम तो इनके लिए भी बढ़ा, ऐसा थोड़ी है कि खाली हीलियम के लिए वॉल्यूम बढ़ा, वो तो सभी गैसेज ने कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर करना है। तो रिजल्टिंग इसका और इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, मतलब इनके प्रेशर भी घट गए। जब इनके प्रेशर घट गए तो PCl3 का भी प्रेशर घट गया, Cl2 का भी घट गया और PCl5 का भी घट गया। मान लीजिए इसका घट के हाफ हो गया, इसका भी घट के हाफ हो गया। ये 2 मोल थे, घट के 1 हो गया, और ये 1 मोल था, घट के हाफ हो गया। तो इनका डिक्रीज़ ज़्यादा हुआ, इनके प्रेशर में डिक्रीज़ ज़्यादा हुआ, रिजल्टिंग रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे ये बने, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मींस एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं एडिशन करता हूँ तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हों उस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो प्रोडक्ट का प्रेशर ज़्यादा घटेगा, रिजल्टिंग रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे प्रोडक्ट बनते हों, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर ही बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स रादर एक लाइन में याद रख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन लगे तो, कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे जिस भी तरफ, उस तरफ रिएक्शन मूव करेगा अगर आप कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करेंगे। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को। हम कुछ एग्जांपल्स पे अपनी बात स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ है, हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को बोलते हैं, जहाँ इंडस्ट्री में अमोनिया बनाया जाता है तो वो जिस टेक्निक से बनाया गया है वो रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है मैंने, यही हैबर्स प्रोसेस है। अमोनिया बनाते हुए हमने इस हैबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया बनाना चाहा तो क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जा रही थी
हमारे लिए चिंताजनक विषय था, क्योंकि हम चाहते थे कि N2 डाल के हमें अमोनिया मिले, लेकिन जितना हम चाहते थे उतना मिल नहीं रहा था, रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगा। तो हमें लगा कि चलो किसी तरह से अमोनिया को ज़्यादा बनाने का कुछ जुगाड़ किया जाए। तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की शरण में चले गए और उसकी हेल्प से हमने अमोनिया को बढ़ाना चाहा। तो कैसे बढ़ाऊंगा मैं? बहुत ही सिंपल है। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं ऑन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, तो डेफिनेटली आप इन दोनों में से किसी भी कंसंट्रेशन को कंटिन्यूस बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रिएक्शन उतर जाएगी, जहाँ पे रिएक्टेंट घटते हों और घट रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, आप अमोनिया को यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दें बाय लिक्विफेक्शन और बाय डूइंग सम अदर थिंग्स, तो लगातार रिएक्शन आपकी फिर फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप घटा रहे हैं तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट बनता हो, मतलब फिर आपका अमोनिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप ध्यान से देखें डेल्टा एच आपको नेगेटिव दिखाया गया है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है हीट रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब हीट बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां हीट कंज्यूम होता हो बैकवर्ड में। बैकवर्ड में तो अमोनिया थोड़ी बन रहा हो, तो अमोनिया कम मोर हो जाएगा। तो इंक्रीज नहीं करूंगा टेम्परेचर को, डिक्रीज करूंगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आई कैन हैव मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। और फाइनली आता है ऑन प्रेशर चेंज, ऑन इंक्रीज इन प्रेशर अगर मैं करूं, अगर तो वन लाइन क्रैम्ड है तो याद रख लो रिएक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स घटते हों। तो इधर आपके पास 4 मोल हैं और इधर आपके पास 2 मोल हैं, तो रिएक्शन आपका फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, मींस अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप समझ के देखना चाहें तो वही कंटेनर को डिज़ाइन कर लीजिए, उसमें देखिए ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं मींस कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसके 4 मोल से 8 मोल हो गया, इसके 2 मोल से 4 मोल, तो इसका 2 मोल बढ़ा, इसका 4 मोल बढ़ा, यानी कि ये ज़्यादा बढ़ा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी। ये 4 या 8 या 4 या 2 जब मैं बोल रहा हूँ तो एक हाइपोथेटिकल नंबर कोई भी समझ के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को जोड़ रहा हूँ, लेकिन प्रेशर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा डेफिनेटली। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे मैं अमोनिया की अमाउंट को, यील्ड को बढ़ा सकता हूँ। कैटलिस्ट डालने पे वो यील्ड जल्दी आएगी, बट अमाउंट पे, यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनर्ट गैस का एडिशन मुझे यहाँ फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाएगा। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल लूँ तो रिजल्टिंग में ऐसा कोई काम करूँगा ही नहीं। ये 4 स्टेप्स हैं मेरे पास जिससे मैं अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकता हूँ। अगर एनर्जी चेंज ना हो, डेल्टा एच 0 हो, तो टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। अगर इधर और इधर सेम नंबर ऑफ मोल्स हो, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूँ आपके सामने, यहाँ पे H2 है प्लस I2 है, दोनों गैस हैं, 1-1 मोल लिया हुआ है और 2HI गैस बना रहे हैं। हालांकि आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट मान लीजिए मैंने 600 केल्विन पे रखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप देखेंगे कि क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं तो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। इनर्ट गैस जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालूं चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे डालूं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कांस्टेंट प्रेशर लूँगा तो उस टाइम पे तो पहले ही कोई इश्यू नहीं था, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या डिफरेंट हो। बट अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर लेता हूँ तो कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर मैं पहले उल्टा बोल गया हूँ तो ध्यान रखना, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे बता रहा था, उसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, उसमें इनर्ट गैस डालने पे कुछ असर नहीं पड़ रहा था। बट अगर मैं वॉल्यूम को चेंज होने दूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहूँ और इनर्ट गैस डालूँ, तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वली बढ़ेगा, मींस प्रेशर घटेगा तो दोनों का इक्वली घटेगा। रिजल्टेंट रिएक्शन के अंदर इनर्ट गैस डालने पे, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे डालो, कोई असर नहीं होगा। हाँ, इस रिएक्शन में, अमोनिया वाली रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि अगर आप इनर्ट गैस डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे कैसे अफेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे दो रिएक्शंस दिखा रखी हैं। ये NaCl है, टेबल सॉल्ट, पानी के अंदर डाल के उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा है। और ये NaOH है, वही सेम सॉलिड फेज़ में लिया हुआ है और पानी के अंदर डाल के यहाँ पे भी मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा है। मतलब दोनों अलग अलग कंटेनर्स में पड़े हैं, NaCl और NaOH, और दोनों सैचुरेटेड हैं, मींस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करके इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना घटाना चाहूँ तो क्या होगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है? मुझे याद आ रहा है कि ठंडे पानी में चीनी आसानी से नहीं घुलती, गर्म पानी में आसानी से घुलती है, या चिल्ड मिल्क में अगर कोई आपको बोल रहा है कि शुगर डिज़ोल्व कर लो तो वो नहीं घुलेगा, जबकि गर्म दूध में वो इमीडिएट डिज़ोल्व हो जाता है। या मैं पानी को बॉयल कर रहा हूँ चाय बनाने के लिए, एंड देन मैं जैसे ही 1 टेबल स्पून शुगर डालता हूँ तो पानी बॉयल करना बंद कर देता है। मीन्स मुझे ऐसा कुछ आभास हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे शायद सॉल्युबिलिटी बढ़ती हो। गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है और ठंडा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन रियल पिक्चर कुछ डिफरेंट है। आप इस फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखें तो मान लीजिए मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है और NaCl वाटर में डिज़ोल्व होने लग जाता है, जैसा कि हम रूटीन में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डिज़ोल्व्ड NaOH है वो बाहर प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है। रादर टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब NaOH के क्रिस्टल्स को अगर मैं पानी में डिज़ोल्व करना चाह रहा हूँ, पैलेट्स सी आती हैं उसकी, तो उन पैलेट्स को पानी में डिज़ोल्व करते हुए अगर मैं ठंडा पानी लूँगा, चिल्ड वाटर लूँ, जितना ठंडा लूँगा उतना NaOH ज़्यादा डिज़ोल्व होता मुझे नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू हॉट। जबकि नमक के केस में, शुगर के केस में उल्टा हो रहा है। एक्चुअली उसके पीछे वजह इन रिएक्शंस का नेचर है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब मैं यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, मतलब हीट को बढ़ाता हूँ, तो रिएक्शन उधर जाती है जहाँ पे हीट रिलीज़ हो, कम हो, सॉरी रिलीज़ नहीं, कम हो। मैंने बढ़ाया है हीट को, टेम्परेचर बढ़ा के, तो रिएक्शन उतर जाएगी जहाँ पे हीट कम हो रही है, और कम होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब डिज़ोल्व्ड NaOH वापस प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मतलब हीट बढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे हीट कम हो रही है और हीट कंज्यूम हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिजल्टिंग यहाँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि इस पर्टिकुलर केस में सॉल्युबिलिटी घटना शुरू हो जाता है। और कई बार बुक्स में आपको ऐसा भी दिखाया होगा, वहाँ पे उन्होंने Na प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसोसिएटेड होते हैं तो NaCl टूटा हुआ होता है ऐसे, तो आप यहाँ पे भी इसको आयंस की फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आयनिक कंपाउंड थे तो वो यहाँ जुड़े हुए थे स्ट्रॉन्गली, पानी में डालने पे वो टूट गए हैं और एक्वस आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चाहे ऐसे लिख दीजिएगा या आयनिक फॉर्म में ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमें सिर्फ उसकी सॉल्युबिलिटी के एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व करना होता है, और किसी भी तरह के कैरेक्टर को हमें ऑब्जर्व नहीं करना होता। अगर हम देखें इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी की, इक्विलिब्रियम हमारे चारों तरफ कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अप्लाई होता है। लाइक मॉइस्चर डे में हमें कपड़े सुखाने हैं तो पंखे के नीचे ज़्यादा आसानी से सूख जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर डे में जो आपके पास एयर है सराउंडिंग में, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो क्लोथ से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है और जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा पूरी तरह से सूख नहीं पाता। लेकिन अगर हम फ़ैन ऑन करते हैं तो वो वहाँ से ह्यूमिड एयर को रिमूव करता रहता है, रिजल्टिंग इवेपोरेशन का रेट थोड़ा बढ़ जाता है और कपड़ा क्वाइट ज़्यादा आसानी से सूख सकता है। और तेज़ धूप में, ड्राई डे में ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर होता ही नहीं है, रिजल्टिंग कपड़े से लगातार इवेपोरेशन चलता रहेगा और आपका कपड़ा एक्सट्रीम ड्राई सिचुएशन में चला जाता है। या हमें समटाइम ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो इमीडिएटली ब्रशिंग होना चाहिए, या कुछ मीठी चीज़ चॉकलेट वगैरह खाएं तो इमीडिएटली ब्रशिंग होना चाहिए। वाई दे आर सेइंग अस कि इमीडिएटली ब्रशिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपनी डेंटल कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए। जो हमारी डेंटल कॉम्पोजिशन है वो
कुछ इस तरह की है, कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड ऐसा रहता है, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसमें 5 कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस एंड OH आयंस। ये आपकी डेंटल कॉम्पोजिशन है, जिसमें दांत आपके इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और इन आयंस के साथ आपके दांत के अंदर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपने कोई मीठी चीज़ खाई है या खाना खाया है, तो वो जनरली आपके माउथ में वाटरिंग करेगा एंड H आयंस को रिलीज़ करता है, और H आयंस को रिलीज़ करता है तो H आयंस OH आयंस के साथ कंबाइन करके इसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते रहते हैं। रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना डिके ऑफ द टूथ है, रिजल्टिंग जो टूथ है वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि आपके माउथ्स की सराउंडिंग में, आपके डेंटल दांतों के सराउंडिंग में H आयंस का कॉम्पोजिशन मिनिमम रहे, ताकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो और टूथ डिके ना हो। हालांकि कुछ इतना फास्ट नहीं होता कि खाते ही उसको तोड़ देगा, बट स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वो डिके करता ही रहता है। और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल रहती हैं। किसी भी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट टूटने से बचाना हो या बढ़ाना हो, प्रोडक्ट बनाना, जैसे मान लीजिए मैं PCl5 लिए हुए हूँ एक कंटेनर के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि PCl5 बना रहे, वो टूटे नहीं, लेकिन उसकी तो आदत है टूटने की, तो बचाने के लिए मुझे ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ कर लेना है, जिसकी वजह से रिएक्शन को मैं बैकवर्ड में शिफ्ट करने की कोशिश करता रहूँ। जैसे अमोनिया वाले केस में मैं फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए ट्राई कर रहा था, अब मैं बैकवर्ड में जाने के लिए उसकी ट्राई करूँगा, ताकि PCl5 डिकम्पोज ना हो, या मुझे तोड़ना है तो मैं फिर उसको फॉरवर्ड में ले जाने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करूँगा। ये सारा का सारा हिस्सा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से, या इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट जो है उससे रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने केमिकल्स के अंदर, रिएक्शंस के अंदर किस तरह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, ये सारी बातें समझने की कोशिश की। जस्ट इसी से अटैच्ड आयनिक इक्विलिब्रियम को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पे कुछ आयंस किस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ नई बातें, नई टर्मिनोलॉजी, नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।